नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। भारत ने भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पहली व्यक्तिगत बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दोनों नेता महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाने का आह्वान किया, कोविड रोधी टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने और 12 लाख से अधिक टीके निःशुल्क प्रदान करने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता देश के विकास में अहम योगदान दे सकती है। सरकार जल्द ही नई सहकारिता नीति लाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने करगिल में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशनों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। देश में 85 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.78% हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 22 एम्स अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी है। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सुधार को समय पर प्रोत्साहन देने के लिए 8 राज्यों में 2,903 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी। सौभाग्य योजना के आज 4 वर्ष पूरे देश भर में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। ये महासभा में उनका 7वां संबोधन होगा। हमारे विशेष संवाददाता अतुल कुमार तिवारी ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में कोविड महामारी की चुनौतियों, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख होने की संभावना है। भारत ने भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन में प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे और रहेंगे। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। प्रथम सचिव पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कश्मीर पर की गई टिप्पणी का जवाब दे रही थी। उन्होंने पाकिस्तान से अवैध रूप से कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। परंपरा के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता थे। भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल वाशिंगटन में हुई बातचीत के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि 2008 में 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने, उस पर हमला या आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया जो समावेशी और लचीला होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।
राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की इस घोषणा का स्वागत किया कि वो कोवैक्सीन सहित कोविड के टीकों का निर्यात फिर से शुरू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु कार्रवाई पर अमरीकी रुख का स्वागत किया। अमरीका ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का वादा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अमरीका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक कल वाशिंगटन में हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को वैश्विक हित के प्रति समर्पित मंच बताया। एक संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान किया, जो कि समावेशी और लचीला हो। इन नेताओं ने कहा कि समुद्र से जुड़े कानूनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र की संधि का दक्षिण चीन सागर में पालन किया जाना चाहिए। क्वाड वैक्सीन पहल के बारे में चारों देशों ने कोविड रोधी टीकों की 12 लाख खुराकें दान करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने इस वर्ष अक्टूबर से कोविड रोधी टीकों का निर्यात बहाल करने के भारत के निर्णय का भी स्वागत किया। क्वाड नेताओं ने उत्तर कोरिया को पूरी तरह से परमाणु मुक्त बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्वाड संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है। वाशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि इसके नेताओं के साथ विचार विमर्श काफी व्यापक और रचनात्मक रहा। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोविड रोधी वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत में अतिरिक्त 1 अरब टीकों के उत्पादन की अमरीका की पहल आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि क्वाड समूह में लोकतांत्रिक साझेदार हैं जो वैश्विक और भविष्य के मुद्दों पर साझा विचार रखते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमरीका यात्रा के दूसरे दिन के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन सहित कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत हुई। विदेश सचिव ने कहा कि श्री बाइडेन ने प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर विचार करने का भरोसा दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सूचना का पारदर्शी, विश्वसनीय और समय पर प्रवाह लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तथा नागरिकों को सही निर्णय लेने में सहायक साबित होता है। श्री ठाकुर ने सूचना और लोकतंत्र पर कल न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गलत और फर्जी सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए सूचना का नियमित और प्रामाणिक प्रवाह सुनिश्चित करना सरकार की नीति रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के विकास में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आज नई दिल्ली में सहकारी समितियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ और आधुनिक तथा अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन आज अधिक प्रासंगिक है। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती। देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा। हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और रूपरेखा को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि जल्द ही सरकार नई सहकारी नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक कोविड के 85 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 28,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। देश में कल कोविड के 29,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 97.78% हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 82 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। 94 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। मध्य प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने को लेकर लोगों में उत्साह है। अब तक राज्य में 6 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस माह के अंत तक प्रदेश में 100% आबादी को पहला टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 2,39,387 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें से 4 करोड़ 65,75,590 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 1 करोड़ 36,63,797 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। 100% नागरिकों को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाने के लिए 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण आयोजित किया जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर टीकाकरण अभियान में प्रथम डोज में शीर्ष 10 राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए देश भर में 22 एम्स अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है। आज नई दिल्ली में एम्स के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक के बिना देश विकसित नहीं बन सकता। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। भारत ने भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पहली व्यक्तिगत बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दोनों नेता महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाने का आह्वान किया। कोविड रोधी टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने और 12 लाख से अधिक टीके निःशुल्क प्रदान करने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता देश के विकास में अहम योगदान दे सकती है। सरकार जल्द ही नई सहकारिता नीति लाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने करगिल में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशनों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। देश में 85 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.78% हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 22 एम्स अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी है। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सुधार को समय पर प्रोत्साहन देने के लिए 8 राज्यों में 2,903 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी। सौभाग्य योजना के आज 4 वर्ष पूरे। देश भर में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों में 2,903 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय विशेष सहायता योजना के अंतर्गत पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना राज्यों को 1,393 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज करगिल के हमटिंगला में काफी ऊंचाई पर स्थापित उच्च शक्ति के 2 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 10 किलोवाट क्षमता के आकाशवाणी और दूरदर्शन के ये ट्रांसमीटर समुद्र तल से 13,900 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं।
इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि इन दोनों ट्रांसमीटरों का एक साथ उद्घाटन इस क्षेत्र में प्रसार भारती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री ठाकुर ने बताया कि सीमावर्ती गांवों की जनता को 130 चैनलों वाली डीडी फ्री डिश की 30,000 यूनिट मुफ्त में बांटी जाएंगी। आर्टिकल 370-35A को हटाने के बाद, आपको यूटी का दर्जा देने के बाद लगातार विकास के प्रोजेक्ट यहाँ पर तेजी के साथ चल रहे हैं और उन विकासात्मक कार्यों को भी और सरकारी योजनाओं को भी, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत सालों तक और दूरदर्शन ने काम जो किया है, अब उसको और ताकत देने का समय आया है। और ये उसमें एक पहल है, क्योंकि मोदी जी का सपना था कि बॉर्डर के इलाके के सभी जो घर रहते हैं जिनके पास फ्री डिश नहीं है, उनको भी फ्री डिश दी जाए। 30,000 हमने पहले दे दी थी, अब जो घर रह गए हैं उनको भी फ्री डिश देने का काम इस साल कर दिया जाएगा। इस अवसर पर लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिरोज अहमद खान और सांसद जमियांग तिसेरिंग नामग्याल के अलावा आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल भी उपस्थित थे। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत अब तक 2 करोड़ 82 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना 16,320 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकात्म मानववाद के पुरोधा ने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। श्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कई अवसरों पर विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के निराकरण के लिए अपने विचारों से देश का मार्गदर्शन किया। श्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर राष्ट्रवादी और युग पुरुष नेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा देश भर में 10,40,000 से अधिक बूथों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज हम लोग सभी बूथों पर उनका कार्यक्रम कर रहे हैं और इन बूथों के माध्यम से, जिनकी संख्या है 10,40,000 बूथों पर यह कार्यक्रम हो रहा है और उनको हम याद करके, उनके कार्यक्रम करके एक वैचारिक दृष्टि से हमको ताकत मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत मिले और उस स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। ये मैच दिन में 3:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स 11 आमने सामने होंगे। शारजाह में ये मैच शाम को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शिमला में 26 से 28 अक्टूबर तक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हमारी विधायिकाओं में अनुशासन, शिष्टाचार और शालीनता के घटते स्तर पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में पंचायत स्तर से संसद तक पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। बेंगलुरु में आज पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में कोविड महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन अब भारत तेजी से विकास की राह पर है। पीयूष गोयल आज शिमला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन की। उनके दिल में देश प्रेम की आग ही थी कि 1930 से 1942 के बीच कई जेलों में वे 10 साल कैद रहे, लेकिन झुके नहीं। प्रफुल्ल चंद्र सेन ने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। आजादी के आंदोलन के अप्रतिम सेनानी सेन जमीनी लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गांधी की सोच के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहे। सेन 1962 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल के खुलना जिले के सेन्हाटी गांव में हुआ था। और 1990 को कोलकाता में सेन का निधन हो गया, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए सीख है। प्रफुल्ल चंद्र सेन जैसे स्वाधीनता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और त्याग के लिए भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती भी है। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में हुआ था। माता का नाम शुगना देवी और पिता का नाम लेखराम सिहाग था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चौधरी देवीलाल ने 1930 के दशक में सत्याग्रह और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें कई बार जेल भेजा गया और इस तरह वे औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए। सच्चे गांधीवादी देवीलाल ने जीवन भर किसानों और अन्य ग्रामीण जनों के हित के लिए कार्य किया। ताऊ के नाम से लोकप्रिय देवीलाल जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की तरफ से आंदोलन जारी रखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देवीलाल ने किसानों और ग्रामीण जनों के हित में
कई निर्णय लिए। 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की उम्र में ताऊ देवीलाल का निधन हो गया, लेकिन वे आजीवन किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान स्वाधीनता सेनानी के राष्ट्र प्रेम की इस भावना को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बारिश का अनुमान है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा, जबकि गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 12 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, गैंगटॉक में भी बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का आसार है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि जिन यात्रियों ने इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था, वे पंजीकरण शुल्क 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर गरीब कल्याण मेलों का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में ऐसी ही एक गरीब कल्याण मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। निर्माण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। भारत ने भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पहली व्यक्तिगत बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दोनों नेता महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त बनाने का आह्वान किया। कोविड रोधी टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने और 12 लाख से अधिक टीके निःशुल्क प्रदान करने के भारत के निर्णय का स्वागत किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता देश के विकास में अहम योगदान दे सकती है। सरकार जल्द ही नई सहकारिता नीति लाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने करगिल में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशनों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। देश में 85 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.78% हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए देश भर में 22 एम्स अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी है। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सुधार को समय पर प्रोत्साहन देने के लिए 8 राज्यों में 2,903 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी। और सौभाग्य योजना के आज 4 वर्ष पूरे। देश भर में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके साथ ही दोपहर
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।